चलो चलो स्टार्ट। Superb. 14 principles of Henry Fayol. ओ मुंबई इंडियन बंद कर, पहला बुक बंद कर। ठीक है ठीक है, बैठो बैठो बैठो। 2 मिनट नहीं, आपको 4 मिनट दे रहा हूं, लेकिन एकदम शिद्दत से अच्छे से बोलना सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आई एम पुटिंग दिस मच ऑफ एनर्जी। इसको जरा सा भी लाइटली मत लेना, 100% गारंटेड क्वेश्चन है ये। That's an unfortunate part. हाँ, उसमें प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी लिख देना उसमें। जो आने सिस्टम तने समझाऊं केवी तो याद करवाना। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर टोटल? 6 पॉइंट पहले याद रखना ओनली, बाकी देखी मत, खाली 6 पूरा बिठा दे। 6 हो गया, बाद में 4 कर खाली, दैट इज 10। उसके बाद फिर से 4 कर, तो 6 4 4। 6 पहले पूरा अंदर डाल दे, उसको सिंक कर ले पूरा, फिर वो 6 अंदर गया मेमोरी में, फिर सिर्फ 4 कर, फिर ज़्यादा लोड मत कर, फिर वो 4 और उसके बाद अलग से 4, देन 14 सीक्वेंस में आएगा। आप पूरा 14 को पकड़ने को जाओगे ना तो कभी हाथ में नहीं आएगा। आराम से उसको, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, उसको बराबर से 3 बार अंदर मन में बोल लो। गुड। देखो लास्ट का 4 पॉइंट याद रखने का ना एकदम सिंपल है। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड अपने को पॉइंट समझता है, वही स्केलर चेन तक याद है। उसके बाद क्या, ऑर्डर एंड इक्विटी है। एस्पिरिटी कॉप्स तो सबसे लास्ट में है, तो वो तो लास्ट, वो तो याद रहना है। फर्स्ट और लास्ट हमेशा याद रहता है। इसमें मैंने इसमें मेरे पास बना के रखा था मैंने, दैट इज डैड यू सी यूएसएसआर, दैट इज रशिया। यूएसएसआर का रशिया का होता पता है, डैड यू सी यूएसएसआर OIC, इजी टू रिमेंबर। नाउ D for A for D for यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, फिर सेंट्रलाइजेशन, देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देन S फॉर स्केलर चेन और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, दोनों लिख सकते, 2 डबल S है ना, तो स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। R फॉर, कितना नॉलेज है, रुला दोगे मेरे को। O फॉर, I फॉर, S फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, subordination of interest, yes, then E for equity and esprit comps. See, it is almost in the line only, चलता है। आप आपके हिसाब से याद करो। दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट फॉर्म विच आई मेड बिफोर 2-3 ईयर। मेरे को अभी याद आया, आपने पूछा तो कि सर याद नहीं रहता है, तो आई रिमेंबर दैट। So DAD UC USSR OIC. It's easy to remember. Okay.
आप आपके हिसाब से करो, जो आपको कन्वीनियंट है वो बनाओ। मेरा वाला फॉर्मूला सबको काम आएगा वो जरूरी नहीं। हाँ, वैभव आज नक्की करें, आज भणू नहीं, आज टाइम पास करो આપણે। ब्रेकिंग न्यूज, हाँ डाल दो बीबीसी पे डाल दो। डोनाल्ड ट्रम्पे कॉन्ग्रेचुलेट કર્યું તને भाई। चलो सब लोग साथ में बोलेंगे पहले एक बार। ओके, क्लोज द बुक। चलेगा, कैसा आप लोगों को? बोलो बोलो बोलो। लेबर, सबसे पहले तूने बोला था सर मेरा हो गया है। मैंने तो टाइम दिया ही था, तूने बोला भी हाथ सर हो गया है, सर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 5 मिनट और दिया इनको मैंने। तो मेरे को भूला देगा, इतना आड़ा टेढ़ा बोल रहा है कुछ भी। हाँ बोल। एक मिनट, एक सेकेंड। डायरेक्शन ऑफ कमांड जैसा कोई वर्ड नहीं है। दो अलग अलग पॉइंट है, यूनिटी ऑफ डिमांड एंड यूनिटी ऑफ कमांड। देखा, भूला दिया ना मेरे को भी तू। मैं मेरी याददाश्त खोने के बहुत नजदीक हूं। तो जन्माष्टमी आ गई कसम। ईश्वर कनाद गुड वन। आप साथ जेने सौથી છેલ્લે बोलो। नहीं नहीं काका। सी क्या था?
बाबा, मेरे को तो टिक करने को रहेगा ना। चलो ठीक है, बाप रे, तो पूरा निकल गया। ठीक है, लुच्ची नहीं। I declare my retirement today. ને હવે હું તો ત્યાં બેસવાના લાયક બી નથી રહે. હાલ તો એટલા મહાન લોકો છે, હું ક્યાંય હાલકોની આસપાસ ના રહી શકે. ધન્ય છે એ મા ને પિતા જેને તને જન્મ આપ્યો. लेकिन अभी एक आखिरी पड़ाव बाकी है प्रियल. हमारा बोल से I take my retirement back. ठीक है, एक दो मिस्टेक आई कैन मैनेज. बोलो लास्ट. Insurable interest. Next. Principal of college, principal of school. Paish. Subrogation. Good one.
गुड वन. चलो हाँ तारा बाकी है ना वही बाबा ना एक गाड़ी क्या बाकी दे चल हाँ तू एक अच्छो I sign off. चलो ठीक है. Good one. Good preparation. I could say that. I'm really happy for this. अभी छोटा आपको MCQ या ऑब्जेक्टिव के लेवल के एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं. आप क्वेश्चन पूछेगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. तो दैट इज हेनरी फ्योल. दो क्वेश्चन आएंगे. एक आएगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट and एक आएगा फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. When it comes to father of modern management, that means Henry Fayol, who gave 14 principles of management. And when it comes to father of scientific management, that is F.W. Taylor. Short form लिखा होगा F.W. Taylor, right? Yeah. કેટલી વાતો કરવી છે તારે કેટલી વાતો કરવી છે कितना बात करते है तू તારો જીબડો બહુ લાંબો છે પસંદ નથી મને નહીં મને પસંદ જ નથી તું બોલે किधर कनेक्शन लगा रहा है तू भाई हो गया तुम लोग का IPL लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको लॉजिकल ये चीज अपने आप समझेगा हम लोगों को 14 प्रिंसिपल बरोबर से समझा 14 प्रिंसिपल के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था दैट दिस इज लाइक अ रेसिपी बुक फॉर यू अगर आपको बिजनेस करने को नहीं भी आता है कोई चीज़ अगर आपको मैनेज करने को नहीं भी आता है लेकिन अगर ये 14 प्रिंसिपल जहाँ पे जितना एप्लीकेबल है वो अप्लाई करोगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली चलेगा हाँ या हाँ तो कैन आई से दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल हेलो ये प्रिंसिपल काम के हैं या है ना सो काम का है मतलब कैन आई से इम्पॉर्टेंट है हाँ या हाँ इंपॉर्टेंट को अलग वर्ड में क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है ऐसा करके इसको क्विक क्वेश्चन पूछा है विच पॉइंट बाय पॉइंट यू कैन कट इट आउट फर्स्ट वन रिटन एज प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर अभी आधे से ज्यादा लोगों को ना ये वर्ड ही नहीं समझता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजफुल इंसाइट हाँ बोलो मेरे को भी नहीं समझता इंसाइट नहीं कट नहीं करने का है क्यों मानस से आता सुनता ही इंसाइट का मतलब होता है अंदरूनी चीजें
इंटरनल मेथड्स, इनसाइड मतलब इन डेप्थ आपको पता चलेगा जब आप ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किया से। फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क, जब मैं ये अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं लोगों को आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन सा काम कौन कर सकता है। सो इट गिव्स मी मोर इनसाइट। अब तक मैंने सिर्फ आपको एज एन एम्प्लॉय देखा था, लेकिन अभी आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैं ज़्यादा समझने का कोशिश कर रहा हूँ, because I have to divide the work, I have to give certain authority and responsibility, so I would like to know more about you. That means I am going in detail in the management now. So principles helps you to get into the insight of the management or of the organization. It gives useful insight, useful internal information. मेरे को टीम वर्क बनाने का है, एस्पिरिट दी कॉर्प्स। टीम वर्क कब बनेगा? पहले मेरे को समझना पड़ेगा ना इंडिविजुअल को कि किसके क्या प्रॉब्लम्स है, किसका कैरेक्टर कैसा है, किसका स्ट्रेंथ क्या है, किसका वीकनेस क्या है, कौन खड़ूस है, कौन मेरे को इजीली कोऑपरेट करेगा, किसको मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन देना पड़ेगा, किसको धमकी से काम कराना पड़ेगा, किसको डरा के काम कराना पड़ेगा। मैं सबको समझने का ट्राई करेगा। सो दैट रियली हेल्प्स अ मैनेजर टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल। So that is the first advantage. Helpful in efficient utilization of resources. Now this is very common and simple. ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो ये वाला point. What do you mean by utilization of resources? सबसे पहले तो सबसे बड़ा resources कौन है? People. बरोबर ना? तो जब मैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा तो मैं लोगों को सही तरीके से यूज कर रहा हूं ना? Yes? So that really helps principle, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क किया है मैंने तो मेरे को समझता है। Then there is scientific decision. What do you mean by scientific? साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है मालूम है? आपके डिसीजन में ना मिस्टेक्स कम होंगे। जब आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कोई करते हो तो आपको पता है एक पर्टिकुलर केमिकल इतना अमाउंट में लिया, उसको दूसरे केमिकल को जितने अमाउंट में लिया उसको दोनों को मिक्स करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप का कलर बनेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल और बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला है। अच्छा, उसका रिजल्ट एक्यूरेट है, लेकिन ह्यूमन बीइंग से रिजल्ट एक्यूरेट आएगा क्या आपको? नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बराबर से समझते हो। कैन आई से योर एक्यूरेसी लेवल विल बी नियर टू 85 to 90%। अब आपका गलती होने का चांस कम है ना। मेरे को पता है ये इंसान शॉर्ट टेम्पर है, तो मैं उसके साथ उसके हिसाब से ही काम लेगा ना। मेरे को पता है इसको खाली 2 मोटिवेशन का इंजेक्शन के हाँ सर मैं कर देता हूं, ये दिन रात जाग के मेरे लिए काम करेगा। अब मेरा काम करने का जो रिजल्ट है वो ज्यादा नजदीक आ जाएगा, close to perfection आएगा, because I have understood people. Though there are chances that 10 to 15% it may vary, but if I take certain decisions by understanding people, I can say I am taking a scientific decision. Scientific decision में results are very close to accuracy. मैं ऐसे ही फालतू का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी को। अभी मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, उसको मैंने ओवर दे दिया, जा पहला ओवर तू डाल। That is nonsense. That's an experiment. It may work for you, it may not work for you. वो बैट्समैन उसको ओवर कॉन्फिडेंट होके 6 मारने को गया और आउट हो गया। हम बोले अरे क्या बॉलिंग डाला है, फर्स्ट क्लास, पहले बॉल पे उसको आउट कर दिया। ही इज नॉट अ ग्रेट बॉलर, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन जिसको आपने बॉलिंग देके एक्सपेरिमेंट किया। बट साइंटिफिकली मेरे को क्या होना चाहिए, जो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, इतने सारे विकेट्स ले चुका है, पावर प्ले में उसका इकोनॉमी रेट सबसे ज्यादा अच्छा है, उसको मैं बॉलिंग देगा। मतलब माई डिसीजंस आर साइंटिफिक बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ पीपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन कम्स अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है, ये पॉइंट में इस वक्त एक्सप्लेन नहीं करता। आपको पूरा 6th चैप्टर जो है खाली एक वर्ड के ऊपर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट अलग से मैं इसके साथ आपको कनेक्ट करके नहीं दे सकता। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको ये पॉइंट तभी क्लियर हो जाएगा। इट एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप नए नए मॉडर्न टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते रहते हो कि लोगों के पास से काम किस तरह से करवा के लेने का। ये भी अपने आप में एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। इट इज नॉट ईजी टू गेट जॉब डन फ्रॉम पीपल।
मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को लगा कि मेरे को कैप्टन बना दिया, सबके पास से मैं काम मेरे को खाली ऑर्डर इंस्ट्रक्शन तो देने का, ए भाई तू उधर बाउंड्री पे खड़ा रहे, ए भाई तू स्लीप में खड़ा रहे, ए तू फॉरवर्ड शॉट लेग पे खड़ा रहे, ऐसे काम नहीं होता। बहुत सारा R&D करना पड़ता है उसके लिए। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जब आप कोई डिसीजन लेते हो ना तो वो सही होता है। जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई करते हो तब आपको पता, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि सब पावर में मेरे पास रखेगा तो भी सफोकेशन है। तो मेरे को थ्रू R&D मेरे को समझा कि सब पावर में से इतना पावर मैं डिसेंट्रलाइज लेवल पे दे सकता हूँ। सर्टन डिसीजन आई कैन एम्पावर, आई कैन गिव सर्टन ऑथोरिटीज, आई कैन मेक देम सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते समझेगा। एक्सपेरिमेंट करने को साइंटिफिक वे में बोलते हैं R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मेरे को पता नहीं, मैंने नया स्टाफ अपॉइंट किया, प्रियल का एक्चुअल कैरेक्टर क्या है, वो दिखने में एकदम शांत है। आई कैन नॉट गो ऑन अ फेस वैल्यू दैट मैं इसके पास इस तरह से काम करके ले पाऊंगा। व्हेन आई वर्क क्लोजली, व्हेन आई गिव सर्टन वर्क, द वे शी रिएक्ट, द वे शी डिलीवर्स, मेरे को तभी समझेगा कि इसको कितना आता है कितना नहीं आता है। So that's an R&D what I'm doing in the initial days with her, and then I will be able to gauge कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका कैपेबिलिटी कितना है, and accordingly I will get my job done from her. Actuarial science is totally different here. Actuarial science में statistical data analysis होता है। अभी तुम लोग मैथ्स नहीं पढ़ते हो ना, तो मैं तुमको ये एक्सप्लेन करने को थोड़ा दिक्कत है मेरे को। मैं आपको समझाता हूँ अगर एक्चुअली साइंस में कैसा है। इंश्योरेंस का मैंने आप लोगों से बात किया था कि अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने को जाओगे, आपको मुश्किल से 5 या 6 हज़ार का प्रीमियम आएगा एट दिस एज। एट द एज ऑफ 18, सपोज यू गो फॉर टेकिंग इंश्योरेंस ऑफ 1 करोड़, यू हैव टू पे ओनली 5 to 6,000 रुपीज अ ईयर। बट वही इंश्योरेंस अगर मैं 40 साल की उम्र में लेने को जाएगा, मेरे को प्रीमियम आएगा से फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज। किधर 6,000, किधर 40, मतलब 6 गुना ज्यादा हो गया। वाई इट इज लाइक दिस? एज वेरी करता ना। इंश्योरेंस आप सोचो, भारत का 140 करोड़ का पॉपुलेशन, उसका वो लोग डेटा एनालिसिस करते हैं कि भारत में एक साल में कितने लोगों का जन्म हुआ था, कितने लोग मर जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, यंग एज वाले कितने हैं, ओल्ड एज वाले कितने हैं, मिडिल एज वाले कितने हैं, बीमारी से कितने लोग मरे, एक्सीडेंट से कितने लोग मरे, नेचुरल डेथ कितने लोगों का हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये डेटा एनालिसिस करके वो लोग प्रीमियम डिसाइड करते हैं। एक इंडियन मेल का एवरेज एज डिसाइड किया जाता है, उसके हिसाब से प्रीमियम डिफाइन होता है। तो ये सब कैलकुलेट करना इज एन वर्क ऑफ एक्चुअल साइंस। दिस इज प्योर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस होता है पूरा। 14 एग्जाम्स, 14 एग्जाम आज तक भारत में किसी ने नहीं दिया। इंडिया का बात कर रहा हूं। एक्चुअल साइंस भारत में अब तक कितने लोग हैं पता है? टोटल हाउ मेनी पीपल आर, मेरे पास 2019 का डेटा है, लेटेस्ट वाला नहीं है। 2019 तक भारत में देयर वर ओनली 410 एक्चुअल्स। 410 पूरे 140 करोड़ का पॉपुलेशन में 410 इज नथिंग, क्योंकि उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो डिफिकल्ट है। स्टैटिस्टिक्स नहीं, उसमें तो एक्चुअल साइंस में सबसे पहला कंडीशन क्या पता है आपको? 10th स्टैंडर्ड में मिनिमम 85% होना चाहिए मैथ्स में, तो ही आप एक्चुअल का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में अगर आपको 85% से कम है मैथ्स में, तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। दैट इज मिनिमम क्राइटेरिया है, वो मतलब पासिंग एंट्री का क्राइटेरिया है। पहले फॉर्म भरने का एक्चुअल साइंस का एडमिशन लेना है तो पहले 10th में 85 लेके आओ मैथ्स में। मतलब एक्चुअली बहुत सारा रिस्क एनालिसिस करता है, मैनेज करता है, मतलब वो फोर्स ही करता है। मतलब इट इज़ लाइक, मुझे अगर सीधी सादी भाषा में अगर आपको एक्चुअल साइंस एक्सप्लेन करने का है तो आई कैन से वो
फाइनेंस का ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर एक टाइप का, एंड एस्ट्रोलॉजी विथ दैट एक्यूरेसी लेवल ऑफ 95%। वो रिस्क एनालिसिस करता है फ्यूचर का, लुकिंग एट द करंट डेटा। वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है आपका कि आपको रिस्क कहाँ पे, फ्यूचर मतलब कौन सा लेवल पे रिस्क आपको कहाँ कहाँ पे है, वो अभी से आपको बता देगा। वो उसका काम होता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, उनको अपना फ्यूचर सेफ देखने का है। तो फ्यूचर में प्रॉफिट का तो हम लोग अलग से कर रहे हैं, सेल्स करने का है, मार्केटिंग करने का, वो तो चल रहा है, लेकिन अनफोर्सिंग रिस्क कहाँ पे है वो हमको नहीं समझता। वो रिस्क एनालिसिस को समझता है, दैट इज एक्चुअली इसको समझता है कि फ्यूचर में रिस्क कहाँ पे आप ले सकते हो, या कहाँ पे आपको रिस्क आएगा जहाँ पे आपका कंपनी मार खा सकता है, विच आपको कॉमन नजर से दिखेगा ही नहीं। दैट अभी आई डोंट नो 2002 में गुजरात में राइट्स हुए थे हिंदू मुसलमान के, बराबर है, सीएम था तभी, तभी राइट्स हुए थे। तभी पता सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था? सबसे ज्यादा नुकसान इंश्योरेंस कंपनी को हुआ था, क्योंकि मुसलमान लोगों ने उतना सब इंश्योरेंस लेके रखा था। गाड़ी जला दी गई, दुकान जला दिया गया, मटेरियल सब जला दिया गया, आग लगा दिया गया, राइट्स, दंगे, फसाद। अब वो सबका इंश्योरेंस का क्लेम आया, एंड इंश्योरेंस का क्लेम एक ही महीने के अंदर उनको कुछ नियरली 8,000 करोड़ का क्लेम आ गया, 8,000 करोड़। आप समझो इस बात को, वो कंपनी का क्या वाट लगा रहेगा, सोचो। अच्छा, ये गवर्नमेंट की कंपनीज थी उस वक्त, प्राइवेट कंपनीज नहीं थे भारत में। अभी तो आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल, ये वो सब प्राइवेट कंपनीज है। वो टाइम पे गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी 4, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंडिया एश्योरेंस, और एक 4 थी। ये 4 ही इंडिया में ये सब जनरल इंश्योरेंस का काम करती थी। चारों का मिलके नहीं, LIC इज ओनली फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ये सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। इसका टोटल चारों कंपनी को मिलकर 8,000 करोड़ का क्लेम आ गया। अब उतना आपके पास फंड होना चाहिए ना, पहली बात तो। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दैट मच मनी यू शुड हैव इन रिजर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर रिजर्व में भी है और अगर आप उसको पे कर दे तो आपका रिजर्व खत्म हो गया, देन अगेन कंपनी का बैलेंस शीट विल गो नेगेटिव बैलेंस। दिया गवर्नमेंट से फंड लेना पड़ा, कैसे जाएगा एक्सेप्शन? अरे राइट्स एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? सी, मैं वही बोल रहा हूँ, वो जो क्लॉज है ना, क्लॉज में लिखा हुआ है ये सब चीज, उसके बाद ये सब क्लॉज चेंज किए गए। आग लगा ना, आग अभी राइट्स की वजह से लगा या नेचुरल फायर था, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? नेवर नो दिस। उसका कार का बड़ा शोरूम है, अभी जो सबसे बड़ा नुकसान जहां से आया था उसका बाइक का, वो मर्सिडीज का या ऐसा कोई तो बड़ा कार का शोरूम था, ही वॉज अ मोमेडियन। गाड़ी शोरूम के अंदर कम से कम 7-8 कार खड़ा है, कम था मेरे हिसाब से तो, 7 या 8 महंगे महंगे कार। एक एक कार का कीमत 80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपए का कीमत है, और पूरा ग्लास का शोरूम है। एक पत्थर मारेगा तो गया, कांच तो गया पूरा, दूसरा मारेगा सीधा कार पे जाके लगेगा। तो साला मर्सिडीज गाड़ी है, खत्म हो गया, पूरा कार का सत्यानाश कर दिया। मतलब वो पूरा कार ही नया बना के देना पड़ेगा आपको। उस कार में डेंट लग गया, उस कार का ग्लास विंड स्क्रीन टूट गया, पूरा खत्म हो गया। बनाना तो पड़ेगा, खर्चा तो करना पड़ेगा। ये सब क्लेम कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि शोरूम है तो वो लोग ने तो इंश्योरेंस निकाला ही रहेगा गाड़ी का, सबका आया, सबका क्लेम। सब टोटल मिलके आपको पता नहीं है गुजरात में नुकसान कितना हुआ है, जगह जगह पे पूरा मोहल्ले के मोहल्ले जलाए गए हैं। बट लेकिन तभी खर्चा हो गया ना, मतलब सो यू हैव टू फोरसी सर्टेन थिंग्स, व्हाट इज कमिंग अप दैट यू एंड मी एज अ कॉमन मैन कैन नॉट सेंस, बट द एक्चुअलीज विल हैव टू सेंस। अब एकदम सिंपल बात करूं, और एक आया था, अब ये तो रिसेंट बात है, 2018 में इस जापान का प्राइम मिनिस्टर केम टू इंडिया,
and Narendra Modi and that Japan ka Prime Minister announced bullet train between Ahmedabad to Mumbai. अहमदाबाद से मुंबई के बीच में जब ओरिजिनल प्लान था देयर वर ओनली 4 स्टेशंस एंड अहमदाबाद टू मुंबई का जर्नी ऑफ 434 किलोमीटर विल गेट ओवर इन जस्ट 2 hours 10 minutes. 2 घंटा 10 मिनट में ये दूरी तय की जाएगी. अब उसके लिए खर्चा 1,08,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने बजट सैंक्शन किया. अब नाउ यू अंडरस्टैंड 1,08,000 crores और प्रोजेक्ट बोला 2024 में बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगा. 6 साल का प्रोजेक्ट, अभी 2025 चल रहा है. ठीक है, मुंबई में तो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक. मुंबई मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं. देयर आर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व, गुजरात एंड महाराष्ट्र. मतलब कहने से गुजरात से रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र तक आएगा. मुंबई बीकेसी में उसका रेलवे स्टेशन बन रहा है. ठीक है, अब वो बीकेसी में कुछ काम नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र का गवर्नमेंट चेंज हो गया. उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार बिकम द पावरफुल पीपल. तो वो लोग को समझा कि मोदी को तो क्रेडिट मिल जाएगा अगर बुलेट ट्रेन चालू किया, तो उसको लैंड सैंक्शन करने का ही नहीं. बोला था आपको, बरोबर है. अब ये 1,08,000 करोड़ का कॉस्ट, अभी जो लेटेस्ट में पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें उनको पूछा कि ये बुलेट ट्रेन कब स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने बोला 2027 अगस्त में उसका ट्रायल रन होगा. 2027 अगस्त में ट्रायल रन होगा. यू कैन एक्सपेक्ट इट बाई 2028 एंड. हाँ, क्यों? क्योंकि गांधीनगर से लेके वापी तक का रेलवे ट्रैक का 60% काम हो गया है. लेकिन वापी के आगे जैसे पालघर आता है, महाराष्ट्र में जैसे एंटर होते हो, एक पिलर भी नहीं डाला अब तक. अब ये बनाओगे तो कॉस्ट बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया. अब वो 1,08,000 करोड़ का अभी के डेट में वो लोग बोल रहा है कि तकरीबन 22 से 25% कॉस्ट इंक्रीज हो गया है आज की डेट में. बाय द टाइम इट विल फंक्शन इट मे इंक्रीज टू अप टू 40% एक्स्ट्रा कॉस्ट. 1,08,000 का 40% एक्स्ट्रा मतलब और कम से कम 45,000 करोड़ आप एक्स्ट्रा खर्चा करोगे. ये 45,000 करोड़ आएगा किसके पप्पा के पास से? It will be a burden on the central government. Now, how do central government bring this 45,000 crore rupees extra just for this one extra project? So, government will have to plan taxes in advance for that. ये फोर्सी करने का काम होता है एक्चुअरीज का, और ये उनको 2018 में फोर्सी कर लेना पड़ता है कि अगर ये प्रोजेक्ट किसी रीजन से डिले हुआ तो आपका कॉस्ट किधर जाएगा. बिकॉज दिस आर पॉलिटिकल थिंग्स, देर आर हाई चांसेस इट विल गेट डिले. इधर तक डिले मतलब कहां तक फोर्स किया कि जो वसई विरार से जो रेलवे ट्रैक पास हो रहा है वहां पे ऑल कोंकनीज लोग रहते हैं, पोर्टुगीज के टाइम के लोग रहते हैं. उनको इंस्टिगेट किया गया पॉलिटिकल लेवल पे. उनको बोला कि नहीं, आप आपका लैंड गवर्नमेंट को मत देना रेलवे डालने के लिए. और वो लोग को इतना उकसा कि वो लोग ने जापान में जाके जापान के कोर्ट में केस किया है जापान की गवर्नमेंट के ऊपर कि आप लोग इंडिया में बुलेट ट्रेन क्यों चालू कर रहे हो, हमारा जमीन क्यों लेना चाहते हो. ये लेवल की केस चल रहे हैं आज की डेट में. आप समझ रहे हो बात को? मोदी ने पूरा गाड़ी घुमाया. अभी एक्चुअल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलरेडी 60%. यस, 60. व्हाई? बिकॉज वो जो वसई विरार वाले जो लोग केस करके बैठे थे, नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान चेंज कर दिया. पूरा गाड़ी घुमा के अभी पीछे से गाड़ी ले रहा है. कहां से ले रहा है? मुलुंड ईस्ट से निकल के बीकेसी जा रहा है अभी. डू यू अंडरस्टैंड? जो सीधा सीधा वसई से बैंड्रा जा सकता था वेस्टर्न सबब की ट्रेन के हिसाब से, वहां पे परमिशन नहीं मिला. अब वो वसई के पहले विरार के आगे से पालघर से वो गाड़ी को टर्न करके इज टेकिंग फ्रॉम पालघर टू दिस थाना, एंड थाना से मुलुंड ईस्ट से घुमा के वो गाड़ी को बीकेसी से ले रहा है. अब इसमें कॉस्ट कितना बढ़ गया आपका? ऑलरेडी 60% टुडे इंक्रीज. मतलब 1,08,000 करोड़ है, उसको 2.5 लाख करोड़ पकड़ के चल लो आज के डेट में. ये 60% नहीं होगा, ये 250% होगा. अग्री, लेकिन दिस आर पॉलिटिकल थिंग्स. आपको खर्चा तो करना पड़ेगा.
मॉडल आ रहा है उधर करके, मॉडल करके स्टेशन आ रहा है आपके उधर, मतलब अपना इधर से जो मेट्रो जा रहा है ना LBS रोड से, विच इज गोइंग टिल कसर बडबली करके, तो वहाँ पे एक स्टेशन इधर ही आ रहा है जॉनसर अपने एवियोर के पास, फायर ब्रिगेड, एक बाल राजेश्वर, तीसरा आ रहा है टोल नाका के बाद, बट बिफोर 3 हाथ नाका, दैट इज मॉडेला। मॉडेला कंपनी था वहाँ पे, तो उसको मॉडेला करके नाम दिया है। यस सो दिस आर ऑल, मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें पॉलिटिकल हिंट्रेंसेस बहुत आएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। सो ये एक्चुअली इसका काम होता है, इसको फोर्सी करना, कि अभी भले ऑन पेपर आपका बजट दिख रहा है 1,08,000 करोड़, लेकिन 1,80,000 करोड़ हो जाएगा, तो प्रोविजन उसके हिसाब से होना चाहिए। आपके पास बाकी 60-70 हज़ार करोड़ आपके जाएंगे एक्स्ट्रा, तो दे कैन फोर्सी दैट। हाँ, वो बच गया अच्छी बात है, आपने पॉलिटिकली कुछ करके उसको बचा लिया अच्छी बात है, बट मैं एज एन एनालिस्ट आपको बोल रहा हूँ कि आपको इतना प्रोविजन करके रखना पड़ेगा अगर ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने का। दैट इज द जॉब ऑफ द एक्चुअलीज, दे फोर्सी, मतलब वो लोग रिस्क को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वो लोग ज्योतिषी हैं एक टाइप के, वो लोग बता देते हैं रिस्क आपको इधर आने वाला है, फाइनेंशियल रिस्क काम है। इनफैक्ट बड़े बड़े कॉर्पोरेट में आज की डेट में अलग से डेजिग्नेशन पोस्ट रखा जाता है रिस्क मैनेजर करके, दे आर द रिस्क एनालिस्ट पीपल। क्राइसिस मैनेजर करके नया कॉन्सेप्ट आया है यूएसए में, दे आर बीइंग कॉल्ड एज क्राइसिस मैनेजर, दे कैन सी द फ्यूचर क्राइसिस, उनका काम ही है क्राइसिस कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं उसको प्रिडिक्ट करो, यहाँ से डाउन द लाइन फ्रॉम 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर्स यू हैव टू फोर्स इट, उसके लिए आपको पैसा देते हैं, एंड योर सैलरी इज इन करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज, देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर यू। आपका काम ही खाली दिन रात वही समझने का है कि कंपनी की तरफ गिरना नहीं चाहिए आगे भी, वो प्रिडिक्ट करने का आपको। चलो then the sixth and seventh point is again going hand in hand, that is helps to coordinate and control। अगर आप मैनेजमेंट के फंक्शन सारे अप्लाई कर रहे हो, प्रिंसिपल्स अगर आप पूरे अप्लाई कर रहे हो, ये आपको स्मूथ कोऑर्डिनेशन एंड पूरा मैनेजमेंट के ऊपर आपका कंट्रोल रखता है, एंड इट डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच? सब लोग ना एक ही दिशा में सोच रहे हैं कि कंपनी को ग्रोथ कैसे लेके जाने का। अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं, टीम वर्क आपके अंदर आ गया है, आप इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हो, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब लोग कंपनी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब हो क्या रहा है, एवरीवन इज लुकिंग एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, सबका ध्यान एक ही जगह पे एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एंड इट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द कंपनी। So it develops objective approach. These are 7 points. My request to all of you, please go through it. देख लो, एक बार समझ लो, एक्टिंग कर लो, पूछेगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझ लो, कुछ नहीं समझा तो पूछ लो। मेरे ख्याल से अब शुरू होना चाहिए अगले हफ्ते से। इंग्लिश का तो आपको मेरे ख्याल से क्रैश कोर्स ही मिलेगा अक्टूबर में, नवंबर में, 15 दिन का कोर्स आएगा सीधा आपको। तो और क्या होता है, रोज का 2 घंटा 3 घंटे का होगा, इंग्लिश है ही उतना, 30 घंटे का इंग्लिश है मुश्किल से, पोर्शन पूरा होगा, बट वो कैप्सूल एक साथ 15 दिन में इंग्लिश उड़ जाएगा पूरा, दैट वे। तब तक तो पढ़ने का ना खुद के हिसाब से, वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर बोर्ड एग्जाम ना।
इंग्लिश तो अभी सबका कंबाइन ही होगा ना, 15 दिन के लिए अलग अलग बैच थोड़ी बनाएगा। नहीं, सबको इंग्लिश का फीस अलग ही भरने को आएगा, एवरीवन, मतलब उसके लिए आपको कुछ हार्डली 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। हाँ वही, टू पे सेपरेट मोस्टली। अरे नया ब्रांच का काम थोड़ा उधर रुका हुआ है, उधर थोड़ा म्यूनसिपल परमिशन का काम, हाँ तभी हो जाने वाला था, उसका काम मैं ही देख रहा हूँ पूरा। आई एम ओनली लुकिंग इनटू डे टू डे वर्क, बट वहाँ पे थोड़ा म्यूनसिपल का इश्यू हुआ है, परमिशन का काम रुका हुआ है थोड़ा। अदरवाइज हम लोग 8 मई के बाद सारे लेक्चर उधर ही होने थे। ये ब्रांच को ताला लगा देने का था। मॉल के अंदर हम लोग ने जो फ्लोर रेज किया ना, तो उसमें बीएमसी ने ऑब्जेक्शन दिया है। दैट वाज नॉट इन द ओरिजिनल प्लान ऑफ बीएमसी, ऐसा थोड़ा काम होगा। अरे आपने को नहीं देखा, वो बिल्डर को देखने का। जब तक बीएमसी के साथ ये नहीं करेगा तब तक अपन वहाँ पे खर्चा नहीं कर सकते ना बेटा, तो लग ही गया ना अभी। काम तो ऑलरेडी 70% काम हो चुका है वहाँ। मतलब अगर आज मेरे को फिर से परमिशन मिल जाता है ना, तो अगले 15 दिन में ब्रांच रेडी हो जाएगा, बट काम होल्ड पे है पिछले 3 हफ्ते से। होता है, सब करेगा, ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, हैप्पी दिवाली सब चलेगा। देख लो भाई, इसमें किसी को कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो पूछ लो। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं एफडब्ल्यू टेलर वाला, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ईश्वर अब ये भाई साहब एफडब्ल्यू टेलर ने अपने प्रिंसिपल दिए वापस से। मैंने बोला मैनेजमेंट एज एन आर्ट अलग था, आर्ट वाला कौन था? हेनरी फ्योल। अब ये बोल रहे नहीं, मैनेजमेंट तो साइंस है। उसने अपने प्रिंसिपल्स बनाए, उसने 14 प्रिंसिपल दिया, इसने अपने अलग से प्रिंसिपल दिया। उसमें पहला ही प्रिंसिपल उसने लिख दिया साइंस नॉट अ थंब रूल, मतलब ये कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, ये प्योर साइंस है। मैनेजमेंट अपने आप में एक विज्ञान है, उसके प्रॉपर आपने रूल्स को फॉलो किए, यू विल गेट सम एक्यूरेट रिजल्ट, ऐसा करके उसने पूरे प्रिंसिपल्स बनाए। राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल हम लोग 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है रूल्स और द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये इंसान कितना साइंटिफिक था, इसको समझने का कोशिश करो। 2 मिनट जरा मेरा बात ध्यान से सुनना इसको। ये भाई साहब आज की डेट में जो भी चल रहा है ना, आई कैन से इट इज थैंक्स टू द एफडब्ल्यू टेलर। इसने जो चीज को माइन्यूट लेवल पे जाके डिटेल में समझाना, वो हर एक के बस की बात नहीं थी। उसने हर एक चीज को स्टैंडर्डाइज करने का कोशिश किया। फॉर एग्जाम्पल उसने वर्क स्टडी किया, और वर्क स्टडी में यू कैन सी देयर आर 3 थिंग्स ही हैज गिवन: टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 4 थिंग्स: टाइम, मेथड, मोशन एंड फटीग। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आपको कोई भी चीज मैनेज करने का, से फॉर एग्जाम्पल आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको पहले मेजर करना पड़ेगा कि कोई एक पर्टिकुलर ये चीज अगर मेरे को मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करने का है, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर 1 पर्सन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। टाइम डिसाइड करो, और हर एक को स्टैंडर्डाइज करने का जरूरत है। ये आलसी आदमी है, इसको ये चीज मशीन पे काम करने को दिया, इसने 4 घंटा लगाया इसको प्रोड्यूस करने के लिए। ये दुनिया भर का सुपर फास्ट आदमी, इसने 2.5 घंटे में कर दिया। दूसरे लोग एवरेज है वो 3, 3.5, पौने 4 घंटे में कर रहे हैं। तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड स्टैंडर्डाइज के एक्चुअल टाइम कितना लगता है एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपका मैनेजमेंट सही लेवल पे जाएगा। आप सबको ऐसे ही काम कर दिया, हाँ करो करो, ऐसा नहीं, सबको आपको टाइम लिमिट भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पंकज सर इधर ओसी सिखा रहा है, पंकज सर कैन नॉट कीप ऑन टीचिंग ओसी टिल क्रिसमस।
उसको टाइम लिमिट देना पड़ेगा कि इतने टाइम में ये सिलेबस कंप्लीट करने का है, देन इट विल वर्क। नाउ से फॉर एग्जांपल, और ये ओसीबी कैसा स्टैंडर्डाइज हम लोग क्लास लेवल पे कर सकते हैं। आपका कॉलेज का टीचर यही चैप्टर पढ़ाने के लिए शायद 2 घंटे में चैप्टर खत्म कर देगा। आई मे टेक 6 आवर्स, आई मे टेक 7 आवर्स, बट कहीं ना कहीं पे उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि इवन इफ आई एम टेकिंग 5 to 6 आवर्स, इज इट गिविंग बेटर क्वालिटी और नॉट। अगर सेम क्वालिटी में उसके जैसा ही दे रहा हूं तो मेरे को 6 घंटा पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सेड पहले टाइम स्टडी करो, देन इट्स अ मेथड। फिर सबको मेथड को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। व्हाट डू मीन बाय मेथड? मेथड से क्वालिटी को फर्क पड़ता है। मतलब आप कौन सा मेथड से पढ़ा रहे हो, मैं कौन सा मेथड से पढ़ा रहा हूं, विच इज मोर इफेक्टिव एंड गिविंग बेटर रिजल्ट, so that method need to be adopted। और उस मेथड को कितना टाइम लगता है तो स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल एकेडमी के 4 सेंटर्स हैं। अनिश सर यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाते हैं, राइट? भाविन सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, निश्चित सर मैथ्स पढ़ाते हैं, पंकज सर ओसीएसपी पढ़ाते हैं। अब यही ओसीएसपी एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बोरीवली ब्रांच, अंधेरी ब्रांच, घाटकोपर ब्रांच पे दूसरा कोई टीचर ओसीएसपी पढ़ा रहा है। नाउ दैट पर्टिकुलर टीचर कंप्लीट्स द ओसी इन जस्ट 32 आवर्स। पंकज सर टेक्स 48 आवर्स। कल को रिजल्ट आया, पता चला मुलुंड ब्रांच में से सब टॉपर्स निकल के आए। बोरीवली ब्रांच, अंधेरी ब्रांच का रिजल्ट एवरेज आया। दैट मीन्स क्या हुआ? मतलब इफ आई एम टेकिंग 48 आवर्स, इट इज इफेक्टिव मेथड और नॉट? सो दैट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। मेथड को आइडेंटिफाई करो। हाँ, लग रहा नहीं 40 आवर ज्यादा है तो पंकज के साथ बैठा जाएगा, पंकज को बोला जाएगा देख तू 40 आवर्स ले रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन कैन वी रिड्यूस इट टू 48 के बदले इसको 42 43 आवर्स में कर सकते हैं क्या? कहीं पे तू आवर्स कम कर सकता है क्या? कहीं पे तेरा प्रवचन कम हो सकता है क्या? तो स्लोली उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। सेम में जो 32 घंटा वाला पढ़ा रहा था उसको बोलेगा भाई देख तू क्या कम पढ़ा रहा है, लुक एट द वीडियोस ऑफ पंकज सर। पंकज सर ने 40 आवर्स में क्या कराया जो तूने क्यों नहीं कराया? सो उसको भी बोलेगा कि तू भी उतना आवर्स ले। सो फिर सब जगह पे मेथड सेम हो जाएगा, रिजल्ट सब ब्रांच पे अच्छा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। टाइम मेथड सेम होना चाहिए। मैं यहां पे क्लासरूम में जो एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, वही एग्जाम्पल वो भी देना चाहिए। दैट इज कॉमन मेथड। यूनिकनेस रहेगा अपना अपना टीचर का। जिस तरह से मैं बोलता हूं, जिस तरह से वो बोलेगा, वो अपना अपना यूनिकनेस है। ही में ऐड फ्यू मोर थिंग्स इनटू दैट। लेकिन कहीं पे तो एक मेथड को कॉमन करना पड़ेगा। देन कम्स मोशन स्टडी। ये तो उससे भी आगे निकला भाई साहब। वो बोल रहा है कि आप एक मशीन है, आप यहां से रॉ मटेरियल उठाते हो। रॉ मटेरियल का एक समझो स्टील का प्लेट है। स्टील का प्लेट उठाने के लिए आपको 2 जन की जरूरत है। एक इधर खड़ा रहेगा, एक इधर खड़ा रहेगा। दोनों लोग सामने सामने से उठाएंगे। उठा के ये लोग 15-20 कदम चलेंगे, उधर के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, फिर उसको टर्न करना पड़ेगा। फिर आप मशीन का बटन दबाएंगे। मशीन का बटन दबाने के लिए मेन स्विच वहां पे रखा है। फिर मेन स्विच वहां पे जाके आप चालू करोगे, फिर आप उसको मशीन के अंदर प्रेस करोगे। आपका कितना मोशन हुआ उसको कैलकुलेट किया उसने इस इंसान। ये खुद इंसान खुद फैक्ट्री में काम करता था पहले। कितने मोशन हुए बोलता है? पहला मैं झुका, उठाया, लेके गया, रखा, वापस खड़ा हुआ, 10 कदम उस स्विच तक चला। तो इतना सारा मेरा एनर्जी जा रहा है, उसको कहाँ पे कम कर सकते हैं? मशीन नजदीक ला सकते हैं, ऑटोमेटिक मशीन बना सकते हैं। आज की डेट में जितने मॉडर्न मशीन्स है ना, इट इज थैंक्स टू FW टेलर। इस मोशन स्टडी रियली हेल्प कि हम लोग कितना एनर्जी बचा सकते हैं। पहले सब मैन्युअल मशीन्स होते थे, मशीन थे लेकिन उसमें भी मैन्युअल काम बहुत होता था। एक सिंपल वे का बात करेगा, ये पेन बनाने के लिए ये पेन का शेप तो बनाना पड़ेगा पहले। ये पेन का शेप बनाने के लिए जो ऑर्डिनरी मशीन्स होते थे ना, तो उसमें वो लेबर को ऐसा मटेरियल लेके खड़ा रहना पड़ता था उसको कट करने के लिए। लेकिन अभी मॉडर्न मशीनरी CNC मशीन्स आए हैं जर्मनी से। आपको खाली मेटल का टुकड़ा उस मशीन के अंदर डाल देने का है। मशीन में प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ पूरा, उसका प्रोग्रामिंग का बटन दबा के आप फाइनल खाली स्विच ऑन कर दो, विद इन 15 मिनट वहां पे से ये पेन रेडी होके बाहर आ जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन पूरा शेप अप करके, कलर करके, पॉइंट करके पूरा रेडीमेड बाहर आएगा।
बिकॉज ही हैज अंडरस्टूड कि आपके कितने मोशंस है, मोशंस को उसने पूरा कंप्यूटराइज कर दिया। कितना वे में ये पेन कटेगा, कितना उसको रोटेट करना पड़ेगा, सब उसने प्रोग्रामिंग करके ले लिया आज। मोशंस कटिंग, देन द फटीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वी आर ह्यूमन बींग्स, अपने अंदर फटीग आएगा कि नहीं? फटीग का मतलब क्या है? थकान, बोर्डम, सब होगा अपने को, एंड रोज का रोज होता है। एंड तेरा बोर्डम, मेरा बोर्डम अलग लेवल पे है। मेरे को यहाँ पे 8 घंटा बिठाया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मे बी माई बॉडी इज अकस्टम टू दैट। ना तो पीपल लाइक यू, इफ यू सिट फॉर 1.5 आवर ना, आपको मूंगी काटता है, अरे यार बस हो गया, अभी थोड़ा एक राउंड मार के आता हूँ बाहर और एक बीड़ी पी के आता हूँ, बाद में काम करता हूँ। हर एक का अलग अलग है ना। उसने उसको भी स्टडी किया कि एक लेबर को कितना वक्त लगता है एक मशीन पे काम करने, 8 घंटा। कभी तो ये जाके लेबर लॉ बना, हम लोग जो बोलते हैं ना 8 घंटे का ड्यूटी, ये दैट इज थैंक्स टू एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला कि एक इंसान 24 घंटे में 8 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता। 8 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट मत करो एक दिन में किसी के पास से, और वो 8 घंटे में भी यू नीड टू हैव ब्रेक्स इन बिटवीन। 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते किसी से। दैट्स हाउ द एंटायर थिंग इज बीइंग प्लान। सो उसने सबसे पहले ये सब चीज़ों को स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड एज वर्क स्टडी। एक काम करने के लिए ये 4 चीज़ को स्टडी किया, टाइम, मोशन, मेथड एंड फटीग, ये स्टडी किया। सेकेंड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ये तो क्योंकि ऊपर का 4 स्टडी किया तो ये काम एकदम आसान हो गया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। आपने कभी मारुति का कार देखा है, वैगन आर देखा है आपने कोई भी वैगन आर का साइज कम ज्यादा देखा है कि इसका वैगनर थोड़ा लंबा है, इसका वैगनर थोड़ा चौड़ा है? हो सकता है कि ऐसा कभी भी? क्यों नहीं हो सकता? उसने हर चीज को स्टैंडर्डाइज किया, यहाँ तक कि छोटे छोटे इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह जो होते हैं उन सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तब जाके वो क्वालिटी बन गया, तब जाके आपका मैनेजमेंट सही है। समझ में आ रहा है? तो उसने सब चीज को स्टैंडर्डाइज किया कि इसी तरह से होना चाहिए, इतना ही इसके अंदर तेल गिरना चाहिए, उसको इतना ही रोटेशन पे घूमना चाहिए, इतना ही स्पीड पे घूमना चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, सब उसने उसको प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज किया। इसमें यही वाला बैरिंग लगेगा, इसी कंपनी का बैरिंग लगेगा, ये इतना ही रोटेशन घूमेगा, ऑल सच थिंग्स आर बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड। साइंटिफिक टास्क सेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक टास्क? इतना सब आपने स्टडी किया ना, आपको पता चल गया कि मेरे को एक कार मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने लेबर लगते हैं, कैसा मशीन लगेगा, कितने टूल्स, मटेरियल, इक्विपमेंट मेरे को लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे और कितने टाइम में एक कार प्रोड्यूस होगा। फाइनलाइज्ड। मतलब कल को तुम्हारी कंपनी को 10,000 कार मैन्युफैक्चर करने का है पूरे साल में, आपको ऑर्डर आया है जर्मनी से 10,000 कार का। 10,000 कार प्रोड्यूस करने के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए कंपनी, एज ए चेयरमैन, डायरेक्टर, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि 10,000 कार में डिलीवर कब कर पाऊंगा। वो बोलेगा 6 महीने में डिलीवरी करो, आप ऐसा खुशी से नाचेगा, अरे अरे हो जाएगा हो जाएगा। नहीं होगा, तुमको करने के लिए 3 साल लगेंगे भाई। तुम्हारा जो मेथड है तुमको कम से कम 3 साल लगेगा। ये आपका प्रॉपर, आपको समझ, साइंटिफिक टास्क सेटिंग हो जाता है आपका कि एक कार प्रोड्यूस करने का है, इतना टाइम लगेगा, उसमें कंटिंजेंसी, रिस्क वगैरह भी सब आप एनालिसिस करोगे एंड उसके हिसाब से प्लान करोगे। मेरे पास इतने मशीन्स हैं, इतने लेबर हैं, एक कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, एक दिन में मेरे पास 50 कार का मैन्युफैक्चरिंग होता है, अगर मैं साल के 300 दिन काम करता हूँ तो मेरा 15,000 कार मेरा मैन्युफैक्चर होगा, तो मेरे को इतना करना पड़ेगा। दैट वे यू हैव टू कैलकुलेट, अदरवाइज इट वोंट वर्क। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये तो हम लोग HR में पढ़ चुके हैं थोड़ा। आपको लोग को भी साइंटिफिक वे में चुनने का है, राइट? ये खाली दिखने में अच्छा है तो इसको ले लो, ये मेरे साथ ज़्यादा बात नहीं करता है, शांत स्वभाव का है तो इसको ले लो, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ प्रॉपर साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्टिंग पीपल एंड ट्रेनिंग देम। टुडे ही माइट नॉट बी एबल टू वर्क एज पर माई स्टैंडर्ड, बट आई कैन ट्रेन देम। उसको मैं 7 दिन काम पे नहीं रखेगा, 7 दिन खाली ट्रेनिंग कैंप में लेके जाएगा, उसको 7 दिन पूरा ट्रेन करेगा, 8वें दिन से वो मेरे साथ सिंक हो जाएगा काम करने।
So there is a scientific selection and scientific training also. Then there is a functional organization, planning level and at implementation level. मतलब हायरार्की बनाना पड़ेगा आपको. हायरार्की का मतलब क्या है? हम लोग ने स्केलर चेन में पढ़ा था, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था. ये उसने उसी को अपने वे में लिखा है. ये तीन चीज को साथ में लिया उसने. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्लानिंग लेवल पे भी एंड एग्जीक्यूशन लेवल पे भी लोगों को ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना अपना समझा दो, अपना अपना यूनिटी ऑफ कमांड, अपना अपना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दे दो, सब लोग अच्छे से काम करें. दैट्स अ साइंटिफिक वे. And the most important one which he explained, which I firmly believe has to be maintained, that is differential piece rate wage plan. What do you mean by differential piece rate wage plan? का मतलब है फैक्ट्री में 500 लेबर काम कर रहे हैं, 500 लेबर एक ही जैसा काम कर रहे हैं, सबको मशीन है, मशीन के ऊपर सबको ट्रेनिंग दे दिया है, ऑटोमेटिक मशीन है, सबको अपना काम रूटीन समझता है, सब लेबर है, सब इंजीनियर है, सब लोग काम कर रहे हैं. लेकिन फिर भी यू हैव टू चेक द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरी लेबर. सबका पगार है 10-10 हजार रुपया, 500 लोगों को 10-10 हजार रुपया पगार हम दे रहे हैं. लेकिन ये एक नंबर का आलसी आदमी है. एज आई सेड, इसको हर आधे घंटे में बीड़ी पीने को चाहिए, हर 2 घंटे में बाथरूम जाने को चाहिए, हर 3 घंटे में उसको एक कटिंग पीने को चाहिए, हर 15 मिनट के बाद तंबाकू चाहिए. उसका प्रोडक्टिविटी लेवल इज लोअर देन दी अदर्स. आई कैन नॉट ऑफर द सेम सैलरी टू ईच एंड एवरीवन. ये दुनिया भर का एनर्जी वाला आदमी है, इसको काम के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है. ये भी 8 घंटा काम करता है, ये भी 8 घंटा काम करता है. सबको स्टैंडर्डाइज करके दिया है कि सबको दिन का 25 यूनिट का प्रोडक्शन करने का है. ये भाई साहब उससे भी आगे चल के 28-30 यूनिट का प्रोडक्शन करता है. ये 25 करते करते इसको पसीना आ जाता है, ये कभी 21, 22, 23 पे घूम जाता है. ये 25 का टारगेट अचीव नहीं कर पाता. बाकी सब लोग किसी तरह से 23, 24, 25, 23, 24, 25 करते हैं. तो मैं सबको सैलरी पहले दिन भले सबको सेम रखा है, आगे चल के 1 साल के बाद मेरे को इसको प्रमोट करना पड़ेगा, तो मैं इसको प्रमोशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. Already his productivity is greater contribution to the company. तो पीस रेट वेज प्लान, कितना पीस प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से इसका वेजेस आएगा. ये दोनों को सेम नहीं हो सकता है, दोनों का काम सेम है बट दोनों का प्रोडक्टिविटी अलग अलग है. इसका प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रहा है. इसको मैं बोलेगा कि तेरे को 10 दे रहा हूं ना, वही ज्यादा है. इंक्रीमेंट तो तू सोचना ही मत. तेरे को कंपनी में निकाल नहीं रहा हूं ना, वही तेरा इंक्रीमेंट है. और तेरे को अभी 1 साल का वार्निंग है कि अगले 1 साल में अपना एवरेज लेके आ, नहीं तो अगले साल नौकरी और कहीं पे ढूंढना पड़ेगा तेरे को. आई हैव टू मेंटेन इट, देन ओनली योर कंपनीज मैनेजमेंट इज बेस्ट. अब सबको इक्वल ट्रीट करना जरूरी है बट नॉट लाइक दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, दिस इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द FW. क्या ये 6 पॉइंट एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा है तो पूछ लो. इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर भी इस पर एक बार नज़र घुमाने का तो आप लोग घुमा सकते हो. इसके लिए मैंने ये नहीं कराया आपको, प्रिंसिपल्स नहीं कराया मैंने इसके लिए आपको. देख लो भाई, कुछ पूछना है पूछ लो. जीने को कितना बात करनी है IPL ની વાતો કરે તું અત્યારે? તું અત્યારના IPL ની વાતો કરે છે? અત્યારના IPL ની વાતો કરે તું? સાચે? હા, શું ફાલતુમાં બધી વાતો કરે છે IPL ની? वैभव मरा देगा तेरे को एक दिन. चलो यार, I want to end this lecture here today. Thank you.